नमस्कार, मेरा प्रणाम है आप सभी भाइयों को और एक बार दमदार तरीके से स्वागत भी है आप सभी दोस्तों का। आज देखिए हम ट्रांसफार्मर की सेकेंड क्लास तक पहुंच चुके हैं। कल हमने ट्रांसफार्मर का फर्स्ट क्लास आपको दिया जिसमें टोटल 20 प्रश्न थे और आप यकीन मानिए मेरा उन 20 प्रश्न में से 20 प्रश्न ऐसे सिलेक्टिव और चुनिंदा प्रश्न थे जो आपके, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी IIT NCVT के मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों एग्जाम के पर्पस से बहुत ही सिलेक्टिव प्रश्न था, है ना। उसी के सीरीज में आज ये हमारी ट्रांसफार्मर की सेकेंड क्लास है और आज भी हम टोटल 15 प्रश्नों को निपटाएंगे साथ ही साथ, है ना। तो दोस्तों अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं एक छोटी सी और प्यारी सी मुस्कान के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर मेरा कंटेंट, इस छोटे भाई का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि निमी टेक्निकल क्लासेस आज तक आप लोगों को केवल ऑनलाइन मोड पर तैयारी कराता रहा, लेकिन अब साथ ही साथ, है ना, अब साथ ही साथ आपके लिए ऑफलाइन मोड की भी तैयारी करा रहा है, ऑफलाइन मोड तरीके से भी तैयारी कराना चाह रहा है और इसकी पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। यदि आप जैसे विद्यार्थी ऑफलाइन मोड पे आकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये जो नंबर हमारा दिया गया है 8717918422, है ना, इस पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रही हमारी ऑफलाइन वाली क्लास। अब हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के क्लास में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए मैंने बनाया हुआ है ना। पहला क्वेश्चन है, देखिए हर एक क्वेश्चन का जवाब अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर अगर आप ही के पास रह गया तो उसकी क्या वैल्यू है ना। उस आंसर को आप शेयर हमारे तक करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है ना, और मजा भी आएगा। तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयरन कोर का इस्तेमाल किस आवृत्ति के लिए की जाती है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और आसान सा इसका जवाब भी है। आयरन कोर का इस्तेमाल किस आवृत्ति के लिए की जाती है। सबसे पहले मेरे भाई देखिएगा, जो आयरन कोर होती है ना, जो ट्रांसफार्मर में आयरन कोर होती है, ये निम्न आवृत्ति के लिए इसको बनाई जाती है। किसके लिए? निम्न आवृत्ति के लिए। निम्न आवृत्ति की श्रेणी क्या होती है? 1 हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज, है ना, याद रखिएगा। 1 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको निम्न फ्रीक्वेंसी के लिए, निम्न फ्रीक्वेंसी की श्रेणी में रखी जाती है। और दूसरी पॉइंट है कि विद्युत तथा, नोट करिएगा, विद्युत तथा चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए, है ना, विद्युत तथा चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना, उत्पन्न करने के लिए इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निम्न। आयरन कोर का प्रयोग आप कहां पर करते हैं? निम्न आवृत्ति के लिए। वहीं पर देखिए अगर मध्यम आवृत्ति के लिए पूछा जाए तो फेराइट कोर, कौन सी मेरे भाई? फेराइट कोर का प्रयोग कहां पर करते हैं आप? मध्यम फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना, मध्यम आवृत्ति। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, कि मध्यम आवृत्ति की रेंज कितनी होती है, तो वो होती है आपकी, देखिए 300 किलो हर्ट्ज। कितना? 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज। कितना? 3 मेगा हर्ट्ज, है ना। 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मध्यम फ्रीक्वेंसी की रेंज में आती है। और मध्यम फ्रीक्वेंसी यानी कि 3 मेगा हर्ट्ज तक की एक ऐसी ट्रांसफार्मर है जो 3 मेगा हर्ट्ज तक में काम करती है, तो उसके लिए कोर कौन सा होना चाहिए? फेराइट का कोर होना चाहिए। यानी कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? रेडियो तरंग में। कहां पर? रेडियो तरंग में, यानी कि रेडियो के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में, है ना। एक और होती है जिसको कही जाती है वायु कोर, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? वायु कोर। और ये देखिए सबसे उच्च आवृत्ति के लिए, है ना, हाई से हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इस कोर का प्रयोग करते हैं, जो कि
3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 गीगाहर्ट्ज, कितना 30 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में काम आती है वायु कोर। और ये क्या करती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग ये भी जनरेट करती है ना। इसका काम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करना, है ना। तो एक ही झटके में मैंने आपको वायु कोर, फेराइट कोर और आयरन कोर तीनों के बारे में बता दिया। अब यहां से अगर किसी से भी क्वेश्चन आता है तो मुझे आप पर पूरा यकीन है दोस्तों कि आप इसको जरूर कर जाएंगे करेक्ट आंसर, है ना। अभी यूपीपीएसएल का एग्जाम चल रहा है और ट्रांसफार्मर वाले यूनिट से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि आपका अगर ट्रांसफार्मर यूनिट कंप्लीट है, यूं समझिए 5 से 7 नंबर, है ना, आराम से आप कर सकते हैं करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखिएगा, कंटेंट अच्छा लगे तो थम्स अप जरूर कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के इंटर स्टार वाइंडिंग को अर्थिंग करना मुश्किल होता है ना। इसके समाधान के लिए कॉइल में कितने प्रतिशत टर्न्स की संख्या बढ़ाई जाती है, कितने, 55%, 50%, 50.5% या केवल 5%। ठीक है, तो आंसर तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, कि 15.5%, है ना, 15.5%। देखिए, एक होती है स्टार इंटर स्टार, स्टार इंटर स्टार, और दूसरी होती है डेल्टा इंटर स्टार, है ना। स्टार इंटर स्टार, दूसरी होती है डेल्टा इंटर स्टार। इन दोनों विधियों का प्रयोग, है ना, इन दोनों विधियों या इन दोनों वाइंडिंग का जो प्रयोग है कहां पर किया जाता है, तो इनका प्रयोग मेरे भाई रेतीले क्षेत्रों में, है ना। कहां पर, रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों पर, रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों पर इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है ना। क्यों वहां पर करते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए क्या होता है, रेत होती है, और रेत जो होती है ना, रेत जो होती है बालू, वो क्या है, एक पथरीली मिट्टी है ना। रेत क्या होता है, पत्थर से मिलकर बना होता है, और पत्थर जो होते हैं, चट्टान जो होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और जो न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल तार से जो अनबैलेंस करंट ग्राउंड में जाएगी, वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत अधिक होगा। इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर, जहां पर कहने का मतलब कि जहां पर हम अर्थिंग नहीं लगा सकते, वहां पर हम क्या करते हैं, स्टार इंटर स्टार वाइंडिंग कर देते हैं और अर्थिंग की झमेला खत्म हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैसे करते हैं, देखिए 15.5% वाइंडिंग जो है ना, इसमें टर्न्स की संख्या को बढ़ा देते हैं। फिर देखिए ये समस्या आसानी से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है ना। देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से निपटाएंगे, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है ना, क्योंकि आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं। और टेक्निकल हो, टेक्नोलॉजी हो, देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि इसमें जल्दबाजी से चीज़ें भूल जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं, है ना। कम पढ़ेंगे लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का नियमन किस पर निर्भर करता है, लोड के शक्ति गुणांक पर, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोड के शक्ति गुणांक पर। देखना, ट्रांसफार्मर का जो नियमन होता है ये क्या होती है, यानी कि देखिए जो ट्रांसफार्मर होती है ना, जब ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में, जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, हम लोड बढ़ाते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, लोड बढ़ाते हैं, तो जो इसका वोल्टेज है ना, जो इसका वोल्टेज है वो क्या होने लगता है, वो घटने लगता है ना। यानी कि नो लोड से लेकर के फुल लोड तक में जितना फर्क पड़ता है वोल्टेज में, वही क्या कहलाती है, नियमन कहलाती है ना, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। इसका फॉर्मूला होता है प्राइमरी वोल्टेज माइनस सेकेंडरी वोल्टेज बटा सेकेंडरी वोल्टेज। अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, ये होगा वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन के देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी होते हैं, है ना। पहला कंडीशन आप देखिएगा, पहला जो कंडीशन है वो ये होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा ये क्या होना चाहिए, हमेशा यानी कि सदैव इकाई से
इकाई से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कोई आदर्श ट्रांसफार्मर है ना मेरे भाई, तो वो क्या होगा, वो जीरो होना चाहिए। आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, यानी कि आप कितना भी लोड बढ़ाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज पर, है ना। तो ये होता है फिलहाल आपका वोल्टेज रेगुलेशन। और ये वोल्टेज रेगुलेशन देखिए जनरेटर में भी होती है ना, और ट्रांसफार्मर में भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि जिस ट्रांसफार्मर को वायु प्रवाहित करने वाले पंखे द्वारा ठंडा किया जाता है, उसके नेम प्लेट पर क्या लिखा होता है ना। तो उसके नेम प्लेट पर क्या लिखा होता है, OAFT या फिर AFRT ONAF, है ना। ONAF है क्या चीज, देखिए ये है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, है ना, एयर फोर्स्ड, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, इसका क्या है, पूरा नाम है। इसी प्रकार से एक होता है AN, इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एयर नेचुरल कूलिंग, है ना, एयर नेचुरल कूलिंग। लेकिन देखिए इसमें जो एयर होता है ना मेरे भाई, ये कैसी होती है, ये ड्राई होती है, सूखी, क्योंकि अगर इसमें नमी होगी तो वाइंडिंग क्या हो जाएंगी, आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार से एक होती है AB, ये होती है आपकी एयर ब्लास्ट कूलिंग, यानी कि इसमें एयर ब्लास्ट करके ठंडा किया जाता है और इसमें नेचुरली एयर के द्वारा ठंडा किया जाता है ना। इसमें ऑयल नेचुरली एयर फोर्स के द्वारा इसको ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये ठंड करने के लिए, यानी कि शीतलन के, ये क्या है, एक प्रकार से विधियां हैं। इतने तरीके से क्या करते हैं, इसको हम ठंडा करते हैं। जैसे हाई पावर की जो हाई रेटिंग की जो अल्टरनेटर होती है ना, उसको ठंडा करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। वैसे ही देखिए इसमें एयर का यूज करते हैं और ऑयल का यूज करते हैं, है ना। बहुत ही आसानी से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी और मेरी हर एक बात आपको समझ में आती होगी, है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन में कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं होना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, सुनिएगा। जो ट्रांसफार्मर की सिंक्रोनाइजिंग है ना, जो ट्रांसफार्मर की सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन होती है, वो कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा, है ना। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि फेज डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि फेज डिस्प्लेसमेंट शून्य होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट है यहां पर कि वोल्टेज रेटिंग बिल्कुल कैसा होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग कैसा होना चाहिए, समान, है ना। और उसी के साथ में फ्रीक्वेंसी रेटिंग भी कैसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी रेटिंग भी समान होना चाहिए, है ना। और इम्पीडेंस, और क्या पॉइंट है, इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, है ना। प्रतिबाधा एक समान होना चाहिए, यानी कि वोल्टेज रेटिंग, फ्रीक्वेंसी रेटिंग, फेज डिस्प्लेसमेंट और प्रतिबाधा, ये सब एक समान होना चाहिए। अब एक लास्ट पॉइंट यहां पर आता है कि अगर इनपुट के सारे कंडीशन, है ना, इनपुट के सारे कंडीशन अगर सही है तो फिर केवीए रेटिंग का सही होना, है ना, केवीए रेटिंग का सही होना आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। अगर देखिए ये सारे पॉइंट्स ओके रिपोर्ट हैं, जब ट्रांसफार्मर को आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं मेरे भाई, तो फिर आपका केवीए रेटिंग सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है, है ना। ट्रांसफार्मर का केवीए क्या है, ये एक इसकी रेटिंग है, ये इसकी क्या है, एक कैपेसिटी रेटिंग है। तो आंसर किधर जाएंगे आप, ऑप्शन नंबर डी की तरफ, केवीए रेटिंग इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगी, है ना।
आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है मेरा, आपसे एक निवेदन है मेरा कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ये क्लास जो है ना ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं है ना, उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए। हो सकता है कि ये क्लास उनके लिए बहुत यूजफुल हो, है ना। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की जो सहयोग है ना, जो मदद है, वो जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर में एसिडिटी टेस्ट या एल्कलिक टेस्ट से क्या ज्ञात किया जाता है? तो इससे देखिए तेल में नमी ज्ञात की जाती है। क्या? तेल में नमी। और दक्षता ज्ञात कैसे करते हैं आप संपनर परीक्षण के द्वारा आप क्या ज्ञात करते हैं? दक्षता। यानी कि ट्रांसफार्मर की दक्षता बैक टू बैक हो या संपनर परीक्षण हो, इसके द्वारा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की ज्ञात होगी। और फिर तेल में नमी एसिडिटी टेस्ट के द्वारा आप क्या करते हैं? इसको ज्ञात कर लेते हैं। वीए रेटिंग में कोर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को कम करने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो आप इसको याद कर लीजिएगा, है ना, याद कीजिएगा, उच्च मिश्रण धातु यानी कि हाई एलॉय चादर, ठीक है ना। वहीं पर है देखिए, डेल्टा कनेक्शन के लिए 3 फेज वाले एक सिस्टम में लाइन धारा फेज धारा के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? यानी कि आपसे पूछा गया है लाइन करंट और फेज करंट, है ना, इनमें अंतर होता है मेरे भाई 30 डिग्री का। वो भी किस नेचर की? वो भी लैगिंग प्रकृति की। किस प्रकृति की? लैगिंग प्रकृति की होती है ना। कैसी होगी? लाइन करंट और फेज करंट के बीच में 30 डिग्री का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे आप। और लैगिंग इसका क्या होता है? नेचर होता है पावर फैक्टर, है ना। क्या है? पावर फैक्टर का ये नेचर लैगिंग का होता है। पावर मापन की एक वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा? अभी देखिए यूपीपीसीएल में जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में छोटे छोटे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? इस न्यूमेरिकल को आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है? पावर फैक्टर आपसे पूछी गई है। पावर फैक्टर किस में होती है मेरे भाई? ये होती है आपकी cos फाई में। किस में होती है? यानी कि आपसे cos फाई पूछा गया है। कैसे बनाना शुरू करेंगे? तो देखिएगा, एक फॉर्मूला होती है tan फाई बराबर √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2, है ना, P1 प्लस P2। अब देखिएगा बहुत ही आसानी से आप इसको बना पाएंगे। P1 से P1 कट जाएगी, P2 से P2 कट जाएगी और बचेगी क्या? tan थीटा बराबर √3। tan थीटा बराबर √3 यानी कि √3 tan का किस मान के बराबर है? तो ये जो tan √3 है ये 60 डिग्री के बराबर है। हमें क्या निकालना है? cos थीटा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? cos, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि tan, इसको हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर √3, है ना। तो tan 60 डिग्री हमें निकालना है cos में, तो हम यहां पर क्या करेंगे? cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान होता है 0.5। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 0.5। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.5। cos 5 कितना होगा? cos 5 हो जाएगी। तो यही इसका राइट आंसर है। और बहुत ही आसानी से देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। किसकी? प्रैक्टिस की जरूरत है। और बस प्रैक्टिस, देखिए किसी भी तैयारी के लिए प्रैक्टिस वो मसाला है जो आपकी तैयारी को इतना स्ट्रांग बनाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है ना। और यही कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम के लिए काम आती है ना। तो इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई। 10 क्वेश्चन है कि 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर की रीडिंग प्लस में है 1000 और दूसरे की है माइनस में 1000। पावर फैक्टर का मान कितना होगा? फिर से मैं वही कहूंगा कि देखिए जो पावर फैक्टर है मेरे भाई, ये पावर फैक्टर cos 5 में होती है। फॉर्मूला तो वही होने वाला है कि tan थीटा बराबर √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2, है ना। ये हमारी फॉर्मूला हो गई। अगर मैं इसको tan थीटा बराबर, देखिएगा √3 प्लस को ऊपर कर दूं, यानी कि P1 प्लस P2 बटा P1 माइनस P2 कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इसको देखिए यहां पर वैल्यू रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि tan फाई बराबर √3
1000 प्लस 1000 बटा 1000 माइनस 1000, है ना। ये आपने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। तो आप इसको यहां पर देखिएगा यहां पर कि जो आपकी 10 है ना, √3 तो √3 ही रहेगी। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, किसको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक संख्या मिलेगी। वो संख्या क्या होगी, 1। वो संख्या क्या होगी, 1। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/0? बिल्कुल लिख सकता हूं 1/0, है ना। अब देखिए tan थीटा यानी कि जो आपकी tan 1/0 है, ये किसके बराबर है, अनंत के बराबर है ना। और देखिए जो आपका tan अनंत है ना, ये जो आपकी tan अनंत है, ये इसका मान क्या है, तो इसका मान है 90। इसका मान क्या है, 90। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अनंत। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि tan 90 डिग्री बराबर अनंत, है ना। मुझे cos में निकालना है, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होती है। क्या होती है, 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कितना आसानी से, है ना, और कितने प्यार से हमने क्या किया। देखिए प्यार से तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है। ये क्वेश्चन क्या चीज है ना। इस क्वेश्चन को आप वैसे ही जीत लेंगे, बस आपको क्या आना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मेरे भाई, ये फॉर्मूला इसकी क्या है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए हर प्रश्न का, हर चीज का कुछ ना कुछ कमजोरी होता है, बस आपको उस कमजोरी को ढूंढना है ना। क्योंकि ताकतवर तो आप खुद हैं, है ना, ताकतवर तो आप खुद हैं। इसकी ताकत को नहीं, इसकी कमजोरी को ढूंढिए। एक त्रिप्रावस्था धारावाही चालक के एक संवाहक तार पर बैठी चिड़िया महसूस कैसी करेगी। यानी कि 3 फेज का तार है, तीनों फेज में से किसी एक ही फेज में एक चिड़िया बैठी हुई है ना। क्या कैसा महसूस करेगी, सुरक्षित, असुरक्षित या सामान्य झटका, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए सुरक्षित महसूस करेगी। कैसा, सुरक्षित महसूस करेगी। क्यों, क्योंकि ये तार है। देखिए ये क्या है, ये एक तार है ना, ये एक तार है। अब देखिए इस तार में मान लीजिए फेज है ना, फेज है। यहां से क्या चली, करंट चली, यहां से करंट चली। ये जो चिड़िया का पैर है और चिड़िया की बॉडी है, यहां पर भी ये क्या है, चिड़िया के पैर में बहुत हाई रेजिस्टेंस है। और करंट का एक बहुत प्यारा सा रूल है कि ये उसी रास्ता को अपनाती है जिधर रेजिस्टेंस का मान बहुत कम है। तो जो R2 है ना, ये R2 में क्या है, R का मान बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम है मेरे भाई। और जब R का मान बहुत कम है तो करंट किधर से जाने की कोशिश करेगी, इधर से जाने की कोशिश करेगी, ना कि इधर से जाने की कोशिश करेगी। और चिड़िया के ऊपर जब तक करंट नहीं जाएगी तब तक इसको सप्लाई यानी कि झटका नहीं लगेगी, है ना। तो R2 का मान बहुत कम है, इसलिए करंट चिड़िया के अंदर से पास ही नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, यानी कि चिड़िया के अंदर से करंट पास ही नहीं हो पा रही है। और जब तक पास नहीं होगी तब तक झटका नहीं लगेगी। बस यही रीजन है, और दूसरा कोई इसमें साइंस फॉर्मूला नहीं है। चुंबकीय बलों द्वारा लेमिनेशन सेट के कंपन से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमिंग। देखिए ये कैसे होता है, हमिंग जो है ना, ये उत्पन्न कैसे होती है, तो ध्यान से सुनिए। ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर की एक क्या है, कोर है ना। ये ट्रांसफार्मर की देखिएगा कोर है, और इसमें क्या चलने वाली है, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। इसमें ये क्या है, ये सारे के सारे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और इन मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, ये देखिए, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कैसे हैं, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स है। यानी कि ये जो फ्लक्स है ना, इसका वेव फॉर्म कैसा है, इसका वेव फॉर्म देखिए। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चल रही है ये इस प्रकार से चल रही है ना। ये कैसे चल रही है, ये इस प्रकार से चल रही है।
इसके चलने का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका जो आयाम है ना, आयाम में क्या हो रही है, आयाम में परिवर्तन हो रही है। और जब भी मैग्नेटिक यानी कि इस कोर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हुआ है उस मैग्नेटिक फ्लक्स के आयाम में मेरे भाई क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब जब भी इस प्रकार से परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इसमें एक हमिंग की आवाज आएगी। क्या आएगी, हमिंग की आवाज आएगी। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की डिवाइस है, ये अचल प्रकार की डिवाइस है ना। इसीलिए देखिए इसमें क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज्यादा होती है ना। ब्रूस्टर के रूप में किस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्रूस्टर में देखिए एम्पलीफायर है ना, क्या होती है, एम्पलीफायर। मेरे भाई एम्पलीफायर जो होती है ना, ये क्या करती है, ये वोल्टेज गेन को क्या करेगी, बढ़ाएगी है ना। और उसी के साथ में धारा गेन को भी क्या करेगी, बढ़ाएगी। और साथ ही साथ ये पावर गेन को भी ये क्या करती है, बूस्ट करती है, पावर गेन के आयाम को भी बढ़ाती है। लेकिन जो आपका परिणामित्र है, जो परिणामित्र है, इस परिणामित्र में एक कमी है, ये तो धारा को बढ़ाएगी नहीं, धारा ऑटोमेटिक बढ़ेगी और ऑटोमेटिक घटेगी वोल्टेज के अनुसार। लेकिन ये वोल्टेज को जरूर बढ़ाती भी है और घटाती भी है ना। लेकिन ये पावर को ना ही घटा सकती है और ना ही बढ़ा सकती है ना, ना ही घटा सकती है ना ही बढ़ा सकती है, लेकिन ब्रूस्टर के रूप में काम जरूर करती है ना। तो आंसर फाइनली क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों करेक्ट आंसर होगा है ना। ए व बी क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों करेक्ट आंसर होगा। और देखिए लाइक वाइक कर दिया करिए यार है ना, लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक जो है ना हमारे लिए एक मोटिवेशन का एक खुराक का काम करती है ना। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए लाइक वाइक करने का ना कोई ज़्यादा टाइम लगती है और ना ही पैसे लगते हैं है ना, ना ही दिमाग खराब होता है, कुछ भी नहीं होता, बस एक लाइक ही तो करना है। तो बस लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए क्या होता है ना, अगर कोई कॉमेडी वीडियो होता है, कोई शॉर्ट वीडियो होती, कोई मज़ेदार वीडियो होती जिससे आपको रत्ती भर नॉलेज ना मिलती लेकिन मज़ा भरपूर आती, तो आप बड़े शौक से उसको शेयर करते है ना। लेकिन ये काम की चीज़ है, यहाँ से आपका फ्यूचर क्रिएट होगा, आपके एग्जाम्स में आएंगे, आप इसको बहुत हिचकिचाएंगे इसको शेयर करने में है ना, मुझे मालूम है बहुत हिचकिचाएंगे, लेकिन आप शेयर जरूर करना, एक बार शेयर करके देखना है ना। अप्लाई फ्रीक्वेंसी के मान को परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन। तो देखिए आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें टोटल 15 ही प्रश्न है। टोटल कितने प्रश्न है, 15 प्रश्न है। और 1 सेकेंड, हाँ टोटल 15 ही प्रश्न है। अभी भी हमारे पास देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम इसको अगले दिन सॉल्व करने वाले हैं ना, हम इसको अगले दिन सॉल्व करने वाले हैं क्लास नंबर 3 में। आज केवल 15 ही प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। देखिए हर प्रश्न आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। बस प्रश्नों को आप समझना सीखिए है ना, हर प्रश्न का आंसर आपको खुद मिल जाएगा। बस आप प्रश्नों को समझना सीखिए और खुद को समझना सीखिए, क्योंकि तैयारी वही इंसान कर सकते। देखिए तैयारी जो है ना, आज तैयारी करने वाले स्टूडेंट करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन सर्विस हर किसी को नहीं मिल पाती, जॉब हर किसी को नहीं मिलता, और नौकरी हर किसी को ना मिलने के पीछे का एक रीज़न भी है, क्योंकि उसने कभी अपने स्टडी को समझा ही नहीं है ना। जो स्टडी को जिसने समझ लिया ना, उसकी तैयारी, उसकी लाइफ समझिए तर गई। ठीक है, तो आप समझते हुए तैयारी कीजिएगा, क्योंकि तैयारी करने में देखिए समय भी बीतती है और समय के साथ साथ आपकी उम्र भी बीत रही है ना। तैयारी, देखिए तैयारी जब आदमी करता है तो बहुत चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, बिना सेक्रीफाइस किए कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है ना। तो आपको त्याग देखिए करना पड़ेगा है ना। आप अगर चाहेंगे कि दोनों हाथों में मगज का लड्डू हो और हम खाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। इसलिए मेहनत तो आपको दबा के करना ही होगा। वीडियो कैसा लगा, ये सॉल्यूशन कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऑफलाइन
क्लास लेना चाहते हैं तो आपका ये जो आपको मैंने ये जो नंबर बताया है 87 17 91 84 22, इस नंबर पे आप एक बार जरूर कॉल कीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर भी है। आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ बांट सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये जो ऑफलाइन बैच है ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया बैच है। इसमें थ्योरी को कवर कराया जाएगा, हर एक टॉपिक से आपको एक एक चीज़ें समझाई जाएगी, ठीक है ना। फिर इसमें हम बहुत चीज़ें देने वाले हैं। मैं कैसे कैसे ऑफलाइन बैच में आपको पढ़ाऊंगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा कि कैसे कैसे ऑफलाइन बैच में मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, उसका एक सेपरेट वीडियो दूंगा। वो सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द आप सभी के पास होने वाली है। तो चलिए इजाज़त दीजिएगा और ख्याल रखिएगा। इस नीमे टेक्निकल क्लासेस का भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।